नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इजराइल हमास युद्ध पिछले 28 दिनों से लगातार जारी है। बीते 3 हफ्ते से जारी इस जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूएन और अमेरिका समेत कई देशों की शांति अपील के बाद भी ये लड़ाई रुकने के बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है। इजराइल हमास युद्ध में पहले हिजबुल्लाह आया और अब फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन के हूती की भी एंट्री हो गई है। हूती आतंकियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि गजा में जमीनी लड़ाई शुरू होने के बाद से उसने हमास के 130 आतंकवादियों को मार गिराया है। IDF ने कहा कि उसकी सेना ने 27 अक्टूबर से गजा पट्टी में कई आतंकी ढांचों को भी नेस्त नाबूद कर दिया। IDF हवाई, समुद्र और जमीन से हमास का मुकाबला कर रहा है। इजराइल हमास के युद्ध को शुरू हुए 28 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी लड़ाई थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब एक ऐसी खबर आई है जिससे आशंका है कि ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती है। दरअसल अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रूस का वैगनर ग्रुप लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और बंदूक की मदद से हवाई हमलों से निपटने में बेहद कारगर है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इस एयर डिफेंस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा किया जाएगा या फिर इसे हमास के बचाव के लिए गाजा पट्टी भेजा जाएगा। रूस के अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। ऐसे में इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी ये लड़ाई और बढ़ सकती है। इजराइल की आर्मी गाजा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। इजरायली सेना ने गुरुवार देर रात कहा कि उसने गाजा शहर को घेर लिया है। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि हम लड़ाई के चरम पर हैं, हमें प्रभावशाली सफलताएं मिली हैं और हम गाजा शहर के बाहरी इलाके से गुजर चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर लेबनान सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। वहीं अमेरिका भी पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए और अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि हमास का साथ देने से हिजबुल्लाह को रोका जाए। हालांकि इसके बावजूद बीते हफ्ते ही हिजबुल्लाह, हमास और फलस्तीन इस्लामिक जिहाद के प्रमुखों की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध में 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल से शुक्रवार को फलस्तीन में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से कई बार युद्ध विराम देने का आग्रह किया। अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम के लिए सहमत होने पर लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। हालांकि इजराइल ने इस अमेरिकी आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ हमास के लड़ाकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने हमास पर की जा रही इजरायली कार्रवाई पर पूर्ण युद्ध विराम का विरोध दोहराते हुए कहा कि वह संघर्ष में सिलसिलेवार विराम लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे विराम अस्थायी और स्थानीय होने चाहिए। किर्बी ने जोर देकर कहा कि वे इजराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोकेंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 1 महीने में दूसरी बार शुक्रवार को इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित कई अधिकारियों से भी मिलेंगे। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ब्लिंकन इजराइल में गाजा के नागरिकों को नुकसान कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो ये हालात इस तरीके से कब तक बने रहेंगे और बाकी देशों पर इसका किस किस तरीके से क्या क्या प्रभाव होगा, तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। और इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है। सर, इजरायली सेना अब गजा में घुस चुकी है और उसके घनी आबादी क्षेत्र गजा शहर की ओर बढ़ रही है। हमास की ओर से उसे मजबूती प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन सर ये अब तक के कह सकते हैं कि सबसे चुनौतीपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि हमास ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को उस तरह तैयार किया है जो इजरायली सेना के लिए अभेद्य रहे। हमास ने पिछले कुछ सालों तो नहीं, कुछ डिकेड्स में जितनी उसको एड्स मिली है, वो एड वहां के फिलिस्तीनियों के लिए तो खर्चा नहीं किया है, लेकिन अपनी अंडरग्राउंड टनल को सुदृढ़ करने के लिए बाकी जो हमले के जो सामान हैं, असला बारूद, वो सब जमा करने के लिए जरूर खर्चा किया है। और ऐसा लगता है कि आज के दिनों में हमास की जो पूरी की पूरी ताकत है वो अंडरग्राउंड ही है। और ऐसे में जब इस्राइल ने ये प्रण किया हुआ कि हम हमास को धरती से मिटा देंगे, तो धरती से मिटाना तो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमास पैदा ही हुआ है ईरान में, और ईरान गाजा में नहीं है। आप जानते हैं, कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे गाजा में, कुछ न कुछ हमास के जो समर्थक हैं या हमास के लड़ाके हैं या उसके जिहादी हैं, वो ईरान में या कहीं और भी होंगे। एक और चीज हुई है पिछले लगभग 15 दिनों में, जब से कि इस्राइल ने इंटीमेट किया था पैलेस्टाइन्स को कि आप लोग नॉर्थर्न गाजा से निकल जाइए, तो उसमें क्या हुआ है, जिसका पता चल रहा है कि कुछ लोग तो निकले हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ हमास के भी लोग वहां से निकल गए हैं। तो हमास का कैडर जो है वो एसेंशियली दो कैडर है। एक तो जो ओरिजिनली ईरान के हैं वो कैडर हैं जो बिलों में छुपे हुए हैं, और उसके अलावे लगभग 80% के आसपास में वो जो हैं वो पैलेस्टाइन रिक्रूट हैं, वो फिलिस्तीनी ही हैं जो कि हमास के कैडर हैं। और जो फिलिस्तीनी हमास के कैडर हैं, उनके वाइफ, उनके बच्चे उन्हीं बिल्डिंग्स में रहते हैं जिनके नीचे में कि ये सुरंग खुलते हैं, तो उनको कहीं ज्यादा आना जाना नहीं पड़ता है। वो अपने घर से निकले, वो अपने बिल में घुसे और फिर उसके बाद वो हमास का काम करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, इन्होंने ही अपने फैमिली को, याद कीजिए, ये जो हमास के जो फाइटर्स हैं, ये जो जिहादी हैं, इनके 2 बीवियां, 3 बीवियां, 4 बीवियां ये होती हैं, और 10-15 बच्चे होते हैं। तो हर अपार्टमेंट में जहाँ पे कि ये सुरंग खुलते हैं, वहाँ पे ये जो लोकल पैलेस्टाइन हमास के जो जिहादी हैं, इनकी पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं, तो वो जब मारे जाते हैं किसी एयर स्ट्राइक में, क्योंकि इस्राइल के पास आज के दिन में जितनी टनल सिस्टम है नॉर्दर्न गाजा में या सदर्न गाजा में, उसकी एक ब्लूप्रिंट है। वो जानते हैं कहाँ से ये चीजें ओरिजिनेट हो रही है, और उनकी ऑन ग्राउंड भी जो इंटेलिजेंस है काफी पुख्ता है। हम ये मानते हैं कि उन्होंने चूक की थी 7 अक्टूबर की घटना में, मुसाद वहां पे चूक गए थे, लेकिन आज के दिन में जब इस्राएली सेना गाजा में आगे कूच कर रही है, उनके पास में क्रेडिबल एविडेंस है, और वो उन्हीं बिल्डिंग्स को निशाना बनाते हैं जहाँ के नीचे में ये टनल सिस्टम खुलते हैं। वो चाहे ये बिल्डिंग्स हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे किंडरगार्टन। यीशु, कैसे कोई इतना अमानवीय हो सकता है? अपने किंडरगार्टन, जहाँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए आते हैं, उसके नीचे उन्होंने वो जो टनल है उसका मुंह खोल रखा है। तो जिस तरह से हमास ने, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। अमानवीयता की तो सारी हदें जो हैं वो पार हो गई हैं, और लगातार इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं कि जिससे देखते हुए भी मतलब मन इतना दुखी होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह के हालात हैं पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन करोड़ी सिंह जी, इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लड़ाई चरम पर है और वो नागरिकों को बचाकर लड़ रहे हैं। सर, ऐसे में अमेरिका क्रमिक युद्ध विराम की बात क्यों दोहरा रहा है और इसके क्या कुछ मायने हैं, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए रिसु,
अमेरिका जो बात दोहरा रहा है वो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महसूस कर लिया है, क्योंकि महासभा में जो प्रस्ताव आया उसमें अमेरिका के साथ अमेरिका सहित केवल 14 वोट थे वो अगेंस्ट में थे, 120 वोट थे वो युद्ध विराम के और मानवीय सहायता के फेवर में थे। तो अमेरिका को यह एहसास हो गया। और दूसरा, अभी कल जो महासभा की मीटिंग हुई, अधिवेशन था, उसमें क्यूबा को लेके अमेरिका के साथ इजराइल और अमेरिका केवल 2 वोट अगेंस्ट में थे, 187 वोट प्रस्ताव के फेवर में थे क्यूबा से जो ब्लॉकेड हटाने के लिए। तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका आइसोलेट हो रहा है ग्लोबल कम्युनिटी में। तो ये तो अमेरिका इसलिए क्रमिक युद्ध विराम की बात कर रहा है कि मानवीय सहायता पहुंचे। जैसे जाट साहब ने और ब्यूरो ने जो आपके ब्यूरो की रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बहुत ही जटिल और भयावह स्थिति है। लेकिन ये जटिल और भयावह स्थिति इसलिए है कि ये पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, और जो महाशक्तियां हैं और वो भी अपने अस्तित्व को चुनौती मान के चल रहे हैं, क्योंकि महाशक्तियों का इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसलिए है कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है जिसको मेना रीजन कहते हैं, इसमें महाशक्तियां अपना प्रभाव जमाए रखना चाहते हैं। और पैलेस्टाइन पे एंटार जो यूएन का संस्थान है उसकी एक रिपोर्ट आई कुछ सालों पहले, उसमें उन्होंने असेस किया कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन फॉर पैलेस्टाइन, और उसमें ऑयल और नेचुरल गैस के अपार भंडार उन्होंने बताए हैं पैलेस्टाइन एरिया में। इसलिए महाशक्तियों का रुचि है और इजराइल भी उन रिसोर्सेज को भी ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसके साथ साथ इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अब नहीं लड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि इजराइल में थोड़ी बौखलाहट भी मुझे लगी, वो इस रूप में कि इजराइल का ये स्टेटमेंट आना कि जो हमास को कंडेम नहीं करते हैं, इजराइल का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो हमास के साथ हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट तो कोई अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि कोई मान लीजिए हमास को कंडेम भी नहीं करे, इजराइल का के सपोर्ट भी नहीं करे, तो वो हमास के साथ कैसे हो सकता है। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट देना ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। तो अभी युद्ध जिस तरह का जटिल बन रहा है, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए ये कह रहा है, अदरवाइज अमेरिका इजराइल का पूर्ण सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के ट्रूप्स हैं, जहाज हैं, वो इस एरिया में ऑलरेडी हैं, और रशिया और चाइना भी प्रोएक्टिव हैं यहाँ पे, क्योंकि महाशक्तियां अपना प्रभाव जमाए रखना चाहती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि महाशक्तियां अपना प्रभाव जमाए रखना चाहती। तो इजराइल हमास के बीच जंग का 28वां दिन है और स्थिति और ज्यादा जटिल और ज्यादा भयावह होती जा रही है, और इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम पैनल में। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। बीएन झा सर, गजा में बनी सुरंगें व ट्रैप्स और उनमें पैठ बनाकर बैठे हमास का गुरिल्ला वॉरफेयर, ये वो कसौटी है जहां इजरायली सैनिकों के कॉम्बैट की परख होगी। यहां इजराइल के उन्नत तकनीक की बढ़त उतनी निर्णायक नहीं दिख रही है जितनी मानी जाती है। जी हाँ, अगर सब कुछ ओवरग्राउंड होता तो आपको ये दिखाई स्पष्ट देता कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन सब कुछ ओवरग्राउंड नहीं है। अंडरग्राउंड में इन्होंने सुरंगें बना रखी हैं। अब जब ये सुरंगें बना रखी हैं तो आपको कुछ तो डिले लगेगा ही, और डिले ही नहीं। देखिए, जब भी कोई सेना किसी दूसरे अपने एनिमी के अगर क्षेत्र पे लड़ने के लिए जाती है तो कुछ कोलेटरल डैमेज जो अटैकर है उनका होता है। यूजुअली जब भी हम कोई भी सेना अगर किसी दूसरे के दायरे में, मतलब एनिमी के क्षेत्र में या दूसरे देश पे चढ़ाई करता है, तो यूजुअली वो 1:3 या 1:2.5 प्लेन्स में और माउंटेन्स में 1:5 to 6 इतना स्ट्रेंथ लेके चलता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए गाजा में क्या हो रहा है। गाजा में इसराइल के पास जो है वो लगभग आज के दिन में 2.25 लाख के आसपास में सेना है टोटल, जो कि इस काम में लगे हुए हैं। बाकी उन्होंने घर पे भी रखे हुए हैं। और ये सेना जो है ये आज के दिन में लगभग 40,000 ये जो हमास फाइटर्स हैं उसमें से 20,000 कहते हैं कि वो नॉर्दर्न गाजा में है और 20,000 सदर्न गाजा में। तो ये 20,000 लोगों से लड़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है
कि ये लोग घरों में छिपे हुए हैं, छोटे छोटे बंकर्स बना के वहां पे रखे हुए हैं। तो जो कोलैटरल डैमेज आईडीएफ को होना है वो उसको कम से कम करने के लिए ये जो देख रहे हैं इनकी स्पीड जो है काफी स्लो है, टाइम लगेगा इसको। एक एक सुरंग को देख देख के फिर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने रसिया के ऊपर में अटैक किया था कि बड़े के बड़े कॉलम्स जो थे, जो उनके टैंक के, उसको अपने जैवलिन मिसाइल से नष्ट कर दिया था। तो वो चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे एकाध कहीं पे टैंक के ऊपर में उन्होंने हमला किया हुआ है, और उस सही में हमला हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसका वीडियो बना के एक उन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। तो जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वो फूक के कदम रखते हुए आगे चलती है। इनका सबसे आगे में एक टैंक है जिसमें कि वो स्केट लगे हुए हैं, वो मिट्टी को कोड़ते हुए, जो 12 इंच का जो मिट्टी है जिसमें कि मोस्टली वो माइंस बिठाए जाते हैं, तो माइंस को वो स्वीप करते हुए उसको निकालते हुए तब वो आगे बढ़ती है। तो ये कर रही है वो। उनके जो मशीन गन्स हैं वो एक एक टारगेट को चुन चुन के फिर वहां पे अटैक कर रही हैं। तो ये सारी चीजें कर रही हैं। कल ही आपने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सुना होगा कि उनके ऑफिशियल फिगर जो हैं वो 9 सेना मारे गए थे, जो कि कोई बता रहे हैं कि 15 सेना है, 15 सैनिक उनके मारे गए हैं। तो उनको भी डैमेज उठानी पड़ रही है। तो ये तो होगा जब आप दूसरे के एनिमी के घर में घुस के, जो कि बिल में छुपे हुए हैं, बिल से आपके ऊपर में अटैक करते हैं, ये डैमेज होगा। लेकिन जैसे नेतन्याहू ने कहा है, वो बिल्कुल डिटरमाइंड है। अमेरिका का काम है, अमेरिका ने साथ दिया हुआ है इसका इसराइल का। अमेरिका का काम है कि वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी, जिससे पहले इजिप्ट से जो राफा बॉर्डर खुलवाया था, तो वो करवाया हुआ। उसके बाद राफा बॉर्डर से जो विदेशी नागरिक थे जो कि गाजा रहते थे, वो ड्यूअल पासपोर्ट जिनके पास में था, उसको उन्होंने आगे भेजा हुआ है। कुछ जो बीमार थे, कुछ जो इंजर्ड लोग थे, उनको भी आगे भेजा हुआ है। तो अमेरिका अपने तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जितना हद तक वो कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए सदर्न गाजा में, वहां पे, जबकि वहां पे नदन गाजा से भी लोग शिफ्ट हुए हैं, वहां से आज के दिन में भी वो हमास क्या करती है, वो अपने रॉकेट लेके आते हैं बाहर में, वहां से रॉकेट फायर कर दिया, फिर रॉकेट उन्होंने उठाया और घर में रख दी। तो ये जो सिग्नेचर मिल जाती है आईडीएफ को, इस्राएली एयरफोर्स को, उस सिग्नेचर के हिसाब से जहां से इसके रॉकेट फायर हुआ था उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। तो इनको नैरेटिव एक मिल जाता है, इनको एक प्रोपेगेंडा मिल जाता है कि हमारे सिविलियंस पे अटैक करते हैं। लेकिन वो अटैक सिविलियन पे नहीं था, जहां से रॉकेट फायर हुई थी ठीक उसी के ऊपर में अटैक होता है। और इसी तरह से जो आप देख रहे हैं, जो इनके रिफ्यूजी सेंटर्स जो भी कुछ आए हुए हैं इसराइली अटैक की चपेट में, तो ये तो होगा। देखिए, जब आपने सिविलियंस को अपने बीच बिठा के रख लिया है, तो उस सिविलियन में चाहे औरतें हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, अगर वहां पे रॉकेट गिरेगा, बॉम्ब गिरेगा, गाइडेड वेपन्स गिरेंगे, तो उसमें डैमेज सबों का होगा। वो डैमेज ये बच्चा सभी का होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, डैमेज सभी का होगा। और अभी जिस तरीके से अमेरिका को लेकर आपने जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा आपसे भी है, करोड़ी सिंह जी। सर, इजराइल जिस तरह से इस लड़ाई में उतरा है, बहुत कम संभावना है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना किसी तरह की ढील दे। क्या इससे अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल के संबंधों पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल की जरूरत कहीं ज्यादा है जितनी इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है और महाशक्ति विश्व में अपना प्रभाव जमाए रखना चाहती है। जैसे जाट साहब ने बताया कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब युद्ध में दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, तो उनकी अपनी एक रणनीति होती है, सतर्कता के तरीके होते हैं, और उसके लिए हम कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर सकते कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। वहाँ तो सिचुएशनल डिसीजन लिया जाता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग रणनीति भी बदलती है और सतर्कता के तरीके भी बदलते हैं। ये तो वहाँ की बात रही। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये अस्तित्व का सवाल है, इजराइल के लिए भी, हमास के लिए भी और महाशक्तियों के लिए भी।
क्योंकि महाशक्तियों के लिए यूक्रेन में उतना बड़ा अस्तित्व का सवाल नहीं है जितना यहाँ पे इजराइल और हमास की लड़ाई में है जी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका जिस तरह से अलग थलग पड़ रहा है, उससे अमेरिका एक तरफ इजराइल को कन्विंस करना चाहता है कि आप कोलेटरल डैमेज कम कीजिए, मानवीय सहायता पहुंचने दीजिए, वहां पे जो सिविलियन है उनकी डेथ कम से कम हो, डैमेज कम से कम कीजिए, ये अमेरिका के लिए मजबूरी है। लेकिन इजराइल के लिए अपना अस्तित्व का सवाल है, अगर नहीं करेगा तो हमास उन पे हावी हो जाएगा। तो अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना नेतृत्व देना है और इजराइल को साथ भी रखना है। तो ये धर्म संकट की स्थिति है, इजराइल के साथ भी और विश्व समुदाय में अपना अस्तित्व भी बनाए रखना है। इसलिए अमेरिका ने अपनी फोर्स भी भेजी है वहाँ पे, उस एरिया में, उस रीजन में, क्योंकि अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि जिस तरह के अरब सॉलिडेरिटी दिखाई है इस्लामिक कंट्रीज ने, उससे अमेरिका को भी थोड़ी सी आशंका होने लग गई है कि स्थिति बिगड़ सकती है। और इजराइल भी ये मान के चल रहा है कि अगर इस्लामिक कंट्री दूसरे और इन्वॉल्व हो गए, जैसे यमन और लेबनान वगैरह, ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं ही, सीरिया इन्वॉल्व है ही, तो और इन्वॉल्व होंगे जैसे टर्की और ईरान और दूसरे इन्वॉल्व होते हैं तो हालात बिगड़ सकता है। इसलिए अमेरिका प्रिकॉशन भी लेके चल रहा है, इजराइल को ये भी बिल्कुल सही आपने कहा कि इसलिए अमेरिका प्रिकॉशन लेकर फिलहाल चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ मुद्दा में चर्चा करने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।